नमस्कार दोस्तों। इससे पहले भी मैं बहुत सारी पोएम की समरीज लेके आया हूँ इसी चैनल पे। आप पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और इन शॉर्ट नोट्स का किस तरीके से आपकी तैयारी में बेनिफिट होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। जैसे कि अगर आप एनालाइज करोगे तो लिटरेचर को लाइन बाय लाइन याद रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही पोएम को भी, इतनी सारी पोएम, इतना वास्ट सिलेबस, आप पोएम लाइन बाय लाइन याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने होंगे या हर एक पोएम के या हर एक प्रोज के, पोइट्री के, जो भी हैं, जिससे आप सिर्फ उन इवेंट्स या उन रेफरेंसेस को याद रखो जो उस पोएम में इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे डोवर बीच है, अभी हम इसमें देखेंगे कि मैंने थोड़ा बहुत इसके पोएम के बारे में बताया है। क्या है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये प्लेस ऑफ हनीमून के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया। जब वो हनीमून पे थे तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी, उसके बारे में है। निमोनिक ये याद रखने के लिए अभी मैं नोट्स के में बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स में कैसे आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। जैसे इसमें कुछ रेफरेंसेस है। क्लिप्स हिल पीक एक ये रेफरेंस है, एक मून बैलेंस लैंड है। ये ऐसे रेफरेंसेस है जिन पे आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ उन रेफरेंसेस को या उन इम्पोर्टेंट इवेंट्स को उस पोएम में याद रखने हैं जो कि वैल्यूएबल है, जो कि नोट करने लायक है। ऐसे ही पेबल्स, ऐसे ही एगन सी एंड सोफोक्लिप्स और सी ऑफ फेथ, ये इतने सारे रेफरेंसेस है जिन पे आपके क्वेश्चन 100 के 100% क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपको ना तो पोएम को लाइन बाय लाइन याद रखने की ज़रूरत पड़ी और ना ही आपको उसे रटने की ज़रूरत पड़ी, और आपकी बोरियत भी कम होगी लिटरेचर को पढ़ते हुए। ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं हम एक नई पोएम के साथ, जिसका नाम है डोवर बीच, मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई थी। पोएम किस बारे में है? पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जब पोएम में राइटर जो होता है वो खुद ही बोलता है सारी, वो एक ही बोलने वाला होता है, बाकी सभी सुनने वाले होते हैं। पोएम पूरी हनीमून की ट्रिप के बारे में है, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड हनीमून ट्रिप पे थे। उन्होंने क्या क्या फील किया और क्या क्या लिखा, वो सब उसी के बारे में है। अच्छा, निमोनिक मैं एक ज़रूर बनाता हूँ किसी पोएम के साथ, क्योंकि निमोनिक से क्या होगा कि आपको राइटर, उसकी जो पोएम का नाम है और उस पोएम में है क्या, उसको रिलेट कराता है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको इन तीनों चीज़ों में एक कनेक्शन बिल्ड हो। जैसे डोवर बीच इसका नाम है, बीच में हम देख सकते हैं, इसको एक रेफरेंस हमें याद रखना पड़ेगा कि अर्नोल्ड ऑन बीच। तो मैथ्यू अर्नोल्ड, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की है और बीच पे है, और बीच पे क्या है? हनीमून। ये एक रेफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि जब भी कभी आपके सामने सीधा डोवर बीच का रेफरेंस आए या डोवर बीच का पूछे कि किसने लिखी है, तो बीच से आपको अर्नोल्ड याद आएगा, अर्नोल्ड से आप मैथ्यू अर्नोल्ड ऐसे टिक कर सकते हो। तो इसके नोट्स की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग क्या है? इन ए नाइट ऑन ए बीच विद फुल मून, ये इसकी सेटिंग है। सेटिंग क्या है कि पूरी जो पोएम बताई गई है वो रात के सीन पे है, जो कि फुल मून है उस टाइम पे। अब राइटर क्या कह रहा है कि क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड कैन बी सीन फ्रॉम द हेदर। अब जो राइटर बोल रहे हैं कि जो हिल्स है, जो हिल्स की पीक है, वो वहाँ से साफ साफ देखी जा सकती है जहाँ पे राइटर ठहरे हुए हैं। ऑल सीन्स फ्रॉम ए विंडो, सारे सीन सभी के सभी एक विंडो से बताए गए हैं कि वो एक विंडो से देख रहे हैं बाहर की तरफ, और उन्हें इंग्लैंड की हिल्स और उनकी पीक दिखाई दे रही है। आगे इसका एक रेफरेंस है, मून बैलेंस लैंड वेयर टाइड मीट द लैंड इन द लाइट ऑफ मून। ये वो रेफरेंस है जब समुद्र की लहरें किनारों पर आके मिलती है तो एक वाइट सा जो झाग जैसा बनता है, और वो चांद की सफ़ेद चांदनी में चमक रहा है। उसी को उन्होंने मून बैलेंस लैंड बोला है। पेबल्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग विद टाइड सम स्टोन साउंड एंड वाइब्रेशन। ये पेबल्स जो पत्थर उधर जो बीच के आसपास पड़े हुए हैं, लहरों के साथ बार बार आके टकरा रहे हैं, टकराने से उनमें एक साउंड और एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। ये एक रेफरेंसेस उन्होंने दिया है। एगन सी एंड सोफोक्लिप्स, राइटर थॉट दैट ऑल दिस सम वर अपोक्लिप्स फीलिंग लॉन्ग एगो। यह राइटर एगोन सी के बारे में एक रेफरेंस दे रहा है और सोफोक्लिप्स के बारे में रेफरेंस दे रहा है। अभी आगे है सी ऑफ फेथ। फेथ इन पीपल आर नाउ गॉन बट वंस इट वॉज ऑन पीक। यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि लोगों में पहले फेथ थी, एक दूसरे के प्रति विश्वास था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक टाइम पे वो बहुत हाई था, उसी को उन्होंने सी ऑफ फेथ के नाम से बताया है।
वर्ल्ड एज लैंड ऑफ ड्रीम, इट इज़ फेक, देयर इज़ नो जॉय, नो लाइट और नो पीस। अभी यहाँ संसार से या वर्ल्ड से थोड़ा रुष्ट होके मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं कि इस संसार में ना तो कोई जॉय है, ना कोई पीस है, ना कोई प्रकाश है, यहाँ सिर्फ सब फेक है। या और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी पोएम पढ़ते हैं, मेमोरियल वर्सेस, मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है। अबाउट पोएम के बारे में है कि एक एलेजी है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी गई थी। एलेजी का आपको बताइए कि ये सॉन्ग टू एक्सप्रेस सैडनेस ऑन समवन डेथ। एलेजी वो होता है, एक सॉन्ग की तरह होता है जो कि किसी की डेथ पे एक सॉन्ग की तरह गाया जाता है। ये पब्लिश हुई थी 1850 में। इसमें 74 लाइन है और इसमें दो बड़े बड़े रेफरेंस लिए गए, बायरन और गोथी। इन दोनों के बारे में ही इस पूरी पोएम में जिक्र है। अभी निमोनिक याद करते हैं, मेमोरियल से याद करते हैं। मेमोरियल से क्या याद होगा? मेमोरियल से मैथ्यू, एम, मेमोरियल से मेमोरी, एम। ये तीनों अगर हम कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें एक निमोनिक याद दिखेगा कि मेमोरियल का है इन दी मेमोरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और लिखा किसने था? मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये निमोनिक याद रखना होगा इस पोएम के लिए कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। अब इसके नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स में है लॉर्ड बायरन, फियरी पर्सन ऑफ, यहाँ से शुरू है, लॉर्ड बायरन फियरी पर्सन हु फॉट अगेंस्ट मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। अब पोएम की शुरुआत होती है लॉर्ड बायरन से। लॉर्ड बायरन के बारे में बता रहे हैं कि वो मोरल लॉज जो सोसाइटी के थे उनके खिलाफ लड़े थे। फिर एक जर्मन पोएट गोथी के बारे में वो बताते हैं कि गोथी को वो बताते हैं फिजिशियन ऑफ आयरन एज। फिजिशियन ऑफ आयरन एज का मतलब है कि उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या उस टाइम पे जो लोगों के बीच में अविश्वास या इंडस्ट्रियलाइज को लेकर मटेरियलिज्म की तरफ लोग बहुत जा रहे थे, तो गोथी ने क्या किया था, उन सभी का ध्यान वापस स्पिरिचुअलिटी पे लाने का काम किया था। उन्होंने क्या किया? ट्राई टू डायग्नोज बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। उस टाइम की इंडस्ट्रियलिज्म पे और उस टाइम की सोसाइटी में जो कुछ बुरी आदतें थी, बुरी कुरीतियाँ थी, उन्हें दूर करने की उन्होंने कोशिश की थी। आर्ट होल्ड्स स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड वाइटलिटी, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने दिखाया था कि जो आर्ट होता है, जो कला होती है, वो ही सच्ची स्पिरिचुअल रियलिटी और वाइटलिटी रखती है। देन प्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ एज सूदिंग वॉइस ऑफ हीलिंग पावर। इसके बाद उन्होंने विलियम वर्ड्स की वॉइस को सूदिंग पावर के साथ कंपेयर किया है और उसे बोला है कि उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो पोएम्स थी, वो हीलिंग की तरह काम करती थी सभी के लिए और उनके अंदर की बुराइयों को दूर करती थी। फिर एक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस इस पोएम में यूज हुआ है, ऑर्फियस हैडर, म्यूजिक दैट मूव्ड इवन द रूथलेस प्लेटो, गॉड ऑफ डेथ। इसमें क्या है कि ऑर्फियस हैदर जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो प्लेटो थे, गॉड ऑफ डेथ थे, उनको भी मतलब मना लिया था, उनको भी अपनी आवाज़ से, अपनी पोएम से उनको भी मना लिया था, ठीक कर लिया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कंपेयर वो ऑर्फियस के साथ कर रहे हैं कि विलियम वर्ड्स की पोएम भी ऐसी ही है कि वो जैसे ऑर्फियस ने गॉड ऑफ डेथ को भी मना लिया था, ऐसे ही ऑर्फियस विलियम वर्ड्स की वॉइस भी इतने ही पावरफुल है। विलियम वर्ड्सवर्थ सूदिस द ट्रबल्ड माइंड ऑफ पीपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वॉइस है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स है, उनमें जो लिखा गया है, वो आज भी इतनी हीलिंग पावर रखती है कि सभी इंसानों को ठीक कर रही है, उनके ट्रबल्ड माइंड को दूर कर रही है। फिर इससे अगली पोएम है द वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट की। पोएम किस बारे में है? ये 1922 में लिखी गई थी। 434 लाइन्स है इसमें। अब आप ये देखो कि इतनी लंबी पोएम को आप कैसे याद रख सकते हो, 434 लाइन्स की। ऐसी पोएम को आपको याद रखने के लिए लाइन बाय लाइन रखने की याद ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पोएम को थोड़ा समझना है कि उसमें किस बारे में बात हुई है, उनमें किस रेफरेंसेस की बात हुई है, बस वही याद रखना है। इसमें क्या है, ये लिखी कब गई थी? आफ्टर नर्वस ब्रेकडाउन। किसका? टी.एस. एलियट का। ही कंप्राइज ऑल हिज नॉलेज इन दिस पोएम। टी.एस. एलियट ने अपनी लाइफ में जो भी सीखा था, वो मैगजीन हो, राइटर हो, किसी की कैरेक्टर से हो, या खुद की उनकी जो लर्निंग थी लाइफ से, वो सारा कुछ इन्होंने इस पोएम में लिखने की कोशिश की थी। इन्होंने इस पोएम में फुट नोट्स भी लिखे हैं ताकि इस पोएम को हम अच्छे से समझ सकें, उस पोएम को हम अच्छे से जो उनके रेफरेंसेस है या जो उन्होंने नसीहतें या जो उन्होंने एडवाइस दी गई है, उन्हें हम समझ सकें आसानी से। अब इसका निमोनिक है। निमोनिक क्या है कि वेस्ट मतलब वास्ट।
एक वेस्ट को वास्ट से कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेस्ट लैंड मतलब कि बहुत वास्ट है, बहुत लंबी है, 434 लाइन्स की है, जिसको याद रखना आपके लिए मुश्किल है। और इतनी लंबी पोएम कोई इडियट ही लिखेगा, ऐसे मैं रेफरेंस में बता रहा हूँ सिर्फ कि कोई इडियट ही लिखेगा, तो इडियट से आप इडियट एक रेफरेंस जोड़ सकते हो जिससे आपको याद रहेगा कि द वास्ट लैंड द इलियट की है और वो बहुत वास्ट पोएम है। अभी अब चलते हैं इसके नोट्स पर। नोट्स में क्या है कि मैं लाइन बाय लाइन इसकी समरी नहीं ले गया हूँ और इसके रेफरेंसेस निकालना भी बहुत बड़ी बात थी। तो इस पोएम में ज़्यादातर बात किस बारे में हुई है हम वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। जैसे पोएम ज़्यादातर क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की सारी बातें उसमें लिखी गई है। मॉडर्न सोसाइटी, फीलिंगलेस और इमोशनलेस सोसाइटी की बात की गई है। वो बोल रहे हैं कि अभी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं बचा और सभी बेचैन होकर एक इधर से उधर घूम रहे हैं। न्यूज़पेपर रेफरेंसेस लिए गए हैं, बुक की थ्योरीज लिए गए हैं, आइडियाज़ ली गई हैं, लाइंस ऑफ थिंकर्स ली गई, जो उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे, उनकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी वो उन्होंने सीधा सीधा अपनी पोएम में यूज़ की है। फिर उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेक लैंड एज वेस्ट। यहाँ से उनका एक टाइटल ये बना था कि वेस्ट लैंड क्यों बोलते हैं वो उसको, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इस भूमि को वेस्ट बना दिया है, इसीलिए वो द वेस्ट लैंड उसका टाइटल रख रहे हैं। वर्ल्ड वार लेफ्ट नो ह्यूमैनिटी सो एज द वेस्ट लैंड, और वर्ल्ड वार ने लोगों के बीच में ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको द वेस्ट लैंड बोला है। नो स्पिरिचुअलिटी, नो इमोशन एट ऑल, और वो कह रहे हैं कि अभी स्पिरिचुअलिटी की सबके अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। कोई आर्ट्स की तरफ नहीं भाग रहा, सब पैसों की तरफ भाग रहे हैं और उनके बीच में कोई इमोशन, कोई प्यार नहीं बचा है। इसी को वो मॉडर्न सोसाइटी को पूरी पोएम में क्रिटिसाइज़ करते हैं। लाइफ विदाउट मीनिंग एंड पर्पस, और वो कह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कोई पर्पस या कोई मीनिंग नहीं बचा है। द पोएम इज़ इन 5 पार्ट्स। ये याद रखने वाली बात है कि पोएम कितने भागों में है और उन बुक्स को या उन पार्ट्स को हम नाम से याद रखेंगे, ये ही इसमें इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हो। इसमें है द बरियल ऑफ डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सेरेमोन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। और इसके साथ साथ मैंने इसकी लाइन्स भी लिखी है कि इसमें कितनी लाइन है पार्ट्स में। इसमें 76, इसमें 96, 139, 10 और 113, ये सभी उनकी लाइन्स लिखी गई है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन द मेमोरी ऑफ Y.W. बीट्स, ये लिखी किसने थी? W.H. ऑर्डन ने। पोएम किस पे है? ये 3 पार्ट में है, 1940 में लिखी गई थी। थीम्स क्या है इसमें? लाइफ आफ्टर डेथ, पावर ऑफ पोइट्री एंड ह्यूमन कंडीशन। निमोनिक क्या है इसमें? Y.W. यीट्स। W दोनों में कॉमन हो गया तो लिखी किसने थी? Y.W. बीट्स। इन मेमोरी में W.H. ऑर्डन से। और डेथ ऑफ W.B. यीट्स। इसमें पूरी पोएम में जो रेफरेंस है या पूरी पोएम में जो एक मीनिंग है वो है कि W.B. यीट्स की जब डेथ हुई थी तो वो क्या फील कर रहे थे उनकी डेथ के बारे में, वो उस पोएम में उन्होंने बताया है। अभी यहाँ से नोट शुरू होते हैं। डेड ऑफ विंटर व्हेन साइलेंट एवरीवेयर, वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी सर्दी जब चारों तरफ शांति फैल जाती है, जब अत्यधिक सर्दी फैलती है तो चारों तरफ एक शांति फैलती है, उसी को उन्होंने डेड ऑफ विंटर बोला है। ये डेड ऑफ विंटर एक रेफरेंस है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा एग्जाम में, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एयरपोर्ट्स डिजर्टेड क्लोज्ड, वो बोल रहे हैं कि सभी एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, कोई उड़ान नहीं भरी जा रही है। मरकरी वाज एट लो, ये बता रहे हैं कि मरकरी का पारा इतना नीचे गिर गया है कि सर्दियाँ अपने पीक पर है। ये सब ऐसे दिखा रहे हैं कि इनकी मौत के कारण, मतलब उनकी जब मौत हुई थी W.B. यीट्स की, तो नेचर ने एक ये बोल सकते हैं कि एक इंडिकेशन दिया था उनकी मौत का। ऑल टेम्परेचर मीजरिंग इक्विपमेंट वाज टेलिंग दैट हियर वाज टू कोल्ड। सभी मीजरिंग इक्विपमेंट यही बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। बट नेचर गोज द सेम, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ह्यूमन मैन मेड जो थिंग्स थी वो तो सब इंडिकेशन दे रही थी, लेकिन जो नेचर था वो पहले की तरह ही सेम चल रहा था। जो हिरन दौड़ रहे थे, जो जंगल में हर कोई एक्टिविटी चल रही थी, जो नेचर की एक्टिविटी थी वो सेम चल रही थी। ओनली ह्यूमन थी मेड थिंग्स आर स्टॉप, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, लेकिन मैन मेड थिंग्स जो हमने बनाई है वो एक इंडिकेशन दे रही थी उनकी मौत का। डेथ ऑफ द पोएट इज डिस्क्राइब, इस पूरी पोएम में उन्होंने W.B. यीट्स की डेथ को डिस्क्राइब किया है अपने शब्दों में।
रीडर्स में गेट डिफरेंट मीनिंग ऑफ हिज पोएम। और यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंस दे रहे हैं कि उनके मरने के बाद उनकी जो पोएम्स है उनके कुछ और मीनिंग निकाल सकता है रीडर। कोई भी जो उनकी पोएम को पढ़ेगा या उनकी क्रिएशन को पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से कोई मतलब निकाल लेगा, जो कि एक तरीके से WB यीट्स का अपमान है, क्योंकि अब उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए वो इंसान जिंदा नहीं है। द वर्ल्ड विल गोज ऑन एज यूजल। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके बाद कुछ दिनों के बाद दुनिया दोबारा उसी रास्ते पे जैसे कि पहले चल रही थी ऐसे ही चल पड़ेगी। द डे ऑफ हिज डेथ वॉज टू कोल्ड। और उनकी मृत्यु वाला दिन बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये राइटर ने लास्ट में दोबारा रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे हम आज 4 पोएम की समरी ख़त्म करते हैं। समरी में मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं, उनके रेफरेंसेस दिए हैं। आपको रेफरेंस याद करने हैं जिससे कि आपके लिए पोएम को पूरा का पूरा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और सिर्फ आप उन रेफरेंस को याद रखो तो आपके क्वेश्चंस इजीली करेक्ट होंगे। आप इसके बाद आप क्वेश्चन क्रैक भी कर सकते हो, इनसे चारों पोएम से आप क्वेश्चंस ढूंढ के कर सकते हो। तो आपको मिलेगा कि आपको पोएम लाइन बाय लाइन याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आप बोर भी नहीं हुए, और साथ में आपने रेफरेंस भी याद कर लिया। अभी मैं बताता हूँ कि आपको इसी चैनल पे मैंने इससे पहले भी और पोएम्स की समरी डाली हुई है इन्हीं शॉर्ट्स नोट्स के साथ, आप उनको भी देख सकते हैं। आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ इसमें। बाकी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।